हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। कौशल जी और केशवी जी लिविंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे, तभी वहां चाचा और चाची जी आ जाते हैं। चाचा अपने भाई से उन्हें यहाँ बुलाने का कारण पूछता है। पास ही खड़ा नौकर चाचा और चाची जी को भी चाय सर्व करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। अब लिविंग रूम में सिर्फ चाचा, चाची, कौशल जी और केशवी जी ही होते हैं। कौशल जी चाचा जी की बात का जवाब देते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं। छोटे, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी, चाचा जी जवाब देते हुए और सीरियस आवाज में बोलते हैं। हाँ भैया बोलो ना, कौशल जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं। मुझे ये लड़की वैष्णवी पसंद आ गई है, वेदू के लिए। लड़की अच्छे घर से भी है और तो और इस देश के मशहूर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी भी है। ये हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा होगा। चाचा जी जवाब देते हुए बोलते हैं, वैष्णवी मुझे भी पसंद आ गई। सुंदर भी है और सिंपल भी, लेकिन ये लड़की कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट बोलती है और बोलने से पहले सोचती भी नहीं है। क्या ये हमारे परिवार के लिए सही होगी। चाची भी सहमति जताते हुए बोलती है, हाँ जेठ जी, ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, लेकिन मुझे तो वेदांश और वैष्णवी की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगी। दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते हैं। केशवी जी भी अपनी बात रखते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, थोड़ी बोल्ड है, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे हमारे तौर तरीके भी सीख ही जाएगी। चाचा जी केशवी जी की बात बीच में काटते हुए बोलते हैं, हाँ भाभी वो तो सीख जाएगी, लेकिन वो हमारे खानदान से ज्यादा ही अमीर है, कहीं शादी के बाद वो हुक्म चलाना शुरू ना कर दे और हम सबको अपनी उंगली पर ना नचाए। मैंने सुना है ये बड़े घर की लड़कियां बहुत ही नकचरी होती हैं और गुस्सैल भी। कौशल जी सभी की बातें ध्यान से बैठे सुन रहे थे और साथ ही कुछ सोच भी रहे होते हैं। चाची जी अपने पति की बात में असहमति जताते हुए बोलती है, मुझे वैष्णवी बोल्ड भले ही लगी हो, लेकिन मुझे उसके व्यवहार से कभी नहीं लगा कि उसे पैसे का कोई घमंड है और वो बड़ों की इज्जत करना भी जानती है। केशवी जी भी चाची जी के बातों में सहमति जाहिर करती हैं। कौशल जी सभी की बातों को सुनकर और अपना फैसला सुनाते हुए बोलते हैं, मुझे ये लड़की वेदू के लिए सही लगी है और इसी की शादी वेदू से होगी। 15 दिन बाद आबिर के साथ ही इसकी शादी तय कर देंगे। चाचा और चाची जी इतनी जल्दी शादी करने की बात सुनकर चौंक जाते हैं और चाचा जी सवाल करते हुए बोलते हैं, पर भैया इतनी भी क्या जल्दी है। कौशल जी जवाब देते हुए बोलते हैं, बस हम चाहते हैं समय से शादी हो जाए, बाकी हमें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना। इतना बोलकर कौशल जी चाय का कप टेबल पर रखकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं और उनके पीछे पीछे केशवी जी, चाचा और चाची जी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते हैं। चाची जी अपने पति से आश्चर्य से सवाल करते हुए बोलती है, ये जेठ जी को क्या हो गया है अचानक से, और वो क्यों वेदू की शादी इतना जल्दी कराना चाहते हैं। जेठानी जी ने भी मना नहीं किया। चाचा जी कुछ सोचने लग जाते हैं और चाची जी के बातों का जवाब नहीं देते। अपनी बातों का जवाब ना मिलते देख वह अपने पति की बाह को पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, अरे कुछ तो जवाब दीजिए मेरे बातों का। चाचा जी जवाब देते हुए बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता भैया क्या सोच रहे हैं, पर इतना जरूर कह सकते हैं कुछ तो बात है जो ये छुपा रहे हैं और शायद ये वैष्णवी से भी जुड़ी हो, शायद ना भी। इसका पता तो समय आने के बाद ही लगेगा। इतना बोलकर चाचा जी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन चाची जी अभी भी वही सोफे पर बैठी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। चाचा जी अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए और चाची जी का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए मजाकिया लहजे में बोलते हैं, अरे भाग्यवान, इतना मत सोचो, वरना जितना दिमाग बचा है वो भी खाली हो जाएगा। ये सुनकर चाची गुस्से में चाचा की ओर देखती है और गुस्से से भौहें तान कर बोलती है, रुकिए, आपको तो हम बताते हैं कि कितना दिमाग है और नहीं। इतना बोलकर चाची भी वहां से चाचा जी के पीछे पीछे चली जाती हैं। वही दूसरी ओर घर की एक नौकरानी किसी को कॉल करती है और अभी जितनी भी लिविंग रूम में बात हुई वो उसकी सारी डिटेल कॉल पर एक अजनबी को बताती है और कोई देख ले उसे पहले ही वो फोन रख देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। दूसरी तरफ वेदांश, जो कि वैष्णवी के पतली नाजुक कमर को पकड़ना चाहता था, लेकिन शर्म की वजह से वो पकड़ नहीं पा रहा था, लेकिन वैष्णवी अच्छे से वेदांश का इरादा समझ जाती है और वेदांश का हाथ पकड़ अपनी कमर पर रख देती है। वेदांश ये देख हैरान हो जाता है और हैरानी से वैष्णवी की ओर देखने लग जाता है।
वैष्णवी मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलती है, ऐसे क्या देख रहे हो वेदू, आप यही तो करना चाहते थे ना। वैसे भी मैं आपकी ही हूँ, आप जो चाहो वो कर सकते हो। वेदांश वैष्णवी को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके पेट पर अपना सर रख उसे गला लगा लेता है। हालांकि वेदांश को घर में सब कोई वेदू ही बुलाते थे, पर आज ना जाने वैष्णवी के मुंह से वेदू सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है और वह मन में सोचता है, मुझे नहीं पता वैष्णवी तुम क्यों मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हो, लेकिन पता नहीं कब और कैसे मुझे अब तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा है। मुझे नहीं पता तुम कैसे बिना बोले मेरे मन की बात जान लेती हो। क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? वैष्णवी जो वेदांश के बाल सुखा रही थी और वेदांश के मन की बात समझकर वो उसके हाथ अपनी कमर पर रख देती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वेदांश उसे इस तरह उसके कमर के चारों ओर हाथ लपट कर गले लग जाएगा। वैष्णवी एक बार के लिए तो हैरान रह जाती है, पर अगले ही पल उसे खुशी होती है कि आखिर वेदांश भी उसकी ओर कदम बढ़ा रहा है, और साथ ही वेदांश के इस तरह सर अपने पेट पर रखने से उसके मन में खुशी से तितलियां उड़ने लगती हैं। वो भी तौलिया साइड रख अपने मुलायम हाथ वेदांश के गीले बालों में फेरने लगती है, मानो वो ये जताना चाहती हो कि उसे वेदांश का यूं गले लगाना अच्छा लगा हो। वेदांश को भी वैष्णवी का ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। वेदांश वैष्णवी के पेट पर किस करता है, जिसे वैष्णवी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ उठती है और वैष्णवी वेदांश के बालों को हल्के से पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। वेदांश को भी वैष्णवी का ये रिएक्शन देख बहुत ही अच्छा लगता है और उसका मन करता है वो वैष्णवी की मुलायम पेट पर ऐसे ही किस करता रहे। वेदांश अपने होठ वैष्णवी के पेट पर फेरते हुए और बहुत ही सिडिक्टिव आवाज में बोलता है, एम्स खन्ना, क्या आप शो है कि आप मिसेस ओबरॉय बनना चाहती हैं और बाद में आप इस फैसले से पीछे नहीं हट सकती है, इसलिए सोच समझकर अपना जवाब दीजिएगा। वेदांश के यूं अपने होठों को अपने पेट पर महसूस कर वैष्णवी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वह अपने बॉडी में अजीब सी सिरहन महसूस करती है जो उसे अच्छा महसूस करा रहा था। उसके हाथ वेदांश के बालों में कस जाते हैं। वो अपनी बंद आंखों से इस एहसास को महसूस कर रही थी और वेदांश का ये सवाल सुनकर उसके मन को खुशी मिलती है और वह अपनी खुशी जाहिर करते हुए बोलती है, मिस्टर ओबरॉय, मैं तो आपसे शादी करने के लिए कब से ही रेडी थी। वैष्णवी खन्ना एक बार जो फैसला लेती है उसे कभी पीछे नहीं हटती है। वैष्णवी के मुंह से हाँ सुनकर वेदांश के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि वैष्णवी उसे शादी के बारे में कई बार बोल चुकी है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। इस बार उसने भी वैष्णवी की ओर अपना कदम बढ़ाया है। वेदांश अपनी खुशी जाहिर करते हुए वैष्णवी के पेट को प्यार से चूमने लगता है और यह वैष्णवी के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। उसकी मुठिया वेदांश के बालों पर कसती जा रही थी। वेदांश, जिसे वैष्णवी को यूं परेशान करना अच्छा लग रहा था, और वो इस समय वैष्णवी के दिल का हाल भी महसूस कर पा रहा था। वैष्णवी अपनी उखड़ती सांसों के साथ बोलती है, वेदू बस कीजिए ना। और नहीं, ये पहली बार था जब वैष्णवी पीछे हट रही थी और ये देखकर वेदांश को वैष्णवी को और परेशान करने का मन कर रहा था। वेदांश वैष्णवी के पेट पर बाइट कर देता है, जिसे वैष्णवी के मुंह से हल्की आह की आवाज आती है जो वेदांश को और एक्साइटेड कर रही थी। कंटिन्यू। आखिर कौशल जी और केशवी जी वेदांश की शादी इतनी जल्दी क्यों कराना चाहती हैं, और आखिर वो कौन था जो घर की बातें बाहर बता रही थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में, और कहानी पसंद आए तो जरूर लाइक, थम्स अप का चिन्ह करें और कमेंट स्पीच बलून भी। धन्यवाद।